I'm Garima. I secured All India Rank 2 this year in UPSC CSE. ये सेशन में जो यूपीएससी टाइम होस्ट कर रहा है उसके थ्रू मैं कुछ जनरल क्वेश्चंस आंसर करना चाहूँगी जो ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट को जानना होता है ताकि इस सेशन के थ्रू आपको बेनिफिट हो सके। तो मुझे इन्होंने कुछ कॉमन क्वेश्चंस के लिस्ट भेजे हैं। आई विल फर्स्ट ट्राई टू आंसर दैट और लैंग्वेज मैं बाइलिंगुअल रखूँगी और इन दी एंड जब ये क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं आई विल टेक योर डाउट्स लाइव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम गरिमा है, मैंने रैंक 2 सिक्योर की है। मेरा जो ऑप्शनल है वो भी कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स रहा है। मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स किया है किरोड़ीमल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से 2020 में एंड ये मेरा यूपीएससी सीएसई में सेकेंड अटेम्प्ट था। मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में दिया था एंड इन दैट अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया था एंड फिर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने प्रीलिम्स दिया, फर्स्ट टाइम मेंस दिया और फर्स्ट इंटरव्यू दिया। हाँ, सो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ कहूँ तो आई थिंक GS1 और GS2 मतलब जो जनरल स्टडीज पेपर और सीसैट दोनों पर इक्वल फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आजकल सीसैट का पेपर थोड़ा चेंज हो रहा है एंड इट्स गेटिंग टफर डे बाय डे। तो सीसैट को इग्नोर नहीं कर सकते। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डिजर्विंग एस्पिरेंट्स जो कि बिकॉज सीसैट इतना टफ हो रहा है दे इग्नोर सीसैट या फिर उस दिन उस प्रेशर में सॉल्व नहीं कर पा रहे, दे आर आउट ऑफ दिस एग्जाम ऑल टुगेदर। सो आई थिंक सीसैट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने की थी बीइंग अ नॉन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट वो है कॉम्प्रहेंशन पर फोकस करना विच यू कैन डू थ्रू यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की एंड ऑफिशियल कॉम्प्रहेंशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा रीजनिंग थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है मैथ्स से। तो अब रीजनिंग जैसे कि सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, कैलेंडर, क्लॉक, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक एक्सेट्रा की जरूरत नहीं है। यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो 2014 ऑनवर्ड्स जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लें एंड देन वट एवर रिलेटेड क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन एनी बुक which is made for maths and reasoning, आप उसको solve कर सकते हैं। And then for the maths part also, I think a lot of book does not need to be solved, but what you can do is pick up topics which are simpler, जैसे कि percentage, जैसे कि ratio, proportion, profit and loss। ये chapters थोड़े comparatively easy हैं एंड जो चैप्टर्स आपको बहुत टफ लगे जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर प्रोबेबिलिटी, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मैथ्स में बहुत कंफर्टेबल नहीं है इसमें आप अपना उतना टाइम ना वेस्ट करें। तो अगर आप कंफर्टेबली 50-60 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इन सीसैट, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। और उस दिन आपको वहां उस 2 घंटे में डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एग्जाम। हो सकता है आपने अपने मॉक टेस्ट में तैयारी करते हुए ये प्रैक्टिस किया कि आप 60-65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, बट जो पेपर आया उसकी डिफिकल्टी लेवल ज्यादा थी तो आपको अपना जजमेंट वहां अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल 2022 सीसैट में डिस्पाइट मैंने सोचा था कि मैं 55-60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगी, आई अटेम्प्टेड 40-42 क्वेश्चंस ओनली क्योंकि मुझे लगा यही सेफ स्पॉट है जितना में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो सकते हैं एंड आई गॉट अ 79 इन सीसैट। तो ये सीसैट के लिए हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने एसए की तैयारी कैसे की। तो मुझे लगता है कि एसए की तैयारी के लिए आप सबसे पहले अपना जीएस मेंस का जीएस कंप्लीट कर लें। जब आप अपना मेंस का जीएस कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तरीके से, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंटेंट जो आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी आंसर लिखने में। क्योंकि आपने अगर एथिक्स पढ़ा है तो आपको बहुत सारे एथिक्स की थ्योरीज पता है, एग्जाम्पल्स पता है जिसके थ्रू आप अच्छे आंसर्स लिख पाएंगे एसए में। और एसए में आई थिंक अगेन यूपीएससी के प्रीवियस ईयर एसेस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसे प्रैक्टिस करें, उसका स्ट्रक्चर बनाकर देखें एंड इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो है किसी भी इंस्टीट्यूट का इन यूपीएससी प्रीवियस ईयर एसेस का सॉल्यूशन देखना। उससे क्या होगा, आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा कि मैंने इस एसे के लिए ये सोचा, मैंने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया एंड आप उसको दूसरी तरीके से इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। तो ये एसे के लिए किया। एसे में सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस करना, दूसरी बात क्रिएटिव रहना और एक टेम्पलेट फॉर्म में ना लिखकर थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाना। आप एक एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे के लिए मैं कहना चाहूंगी। नेक्स्ट है कि आपने ऑप्शनल की तैयारी कैसे की। तो मेरा जो ऑप्शनल है वो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था। मैंने सबसे पहले तो ऑप्शनल के लिए देखा कि मार्केट में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है।
मैंने इसके लिए रैंकर्स से पेपर 2 के लिए गाइडेंस भी ली। तो आपको एक बार जब रिसोर्स मिल जाए कि आपको अपने ऑप्शनल के लिए क्या रिसोर्स रेफर करने हैं, आप उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं। फिर एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रेपिटेडली टेस्ट्स दें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखने के लिए कि कोई भी मेंस का पेपर आप विद इन टाइम लिमिट खत्म कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने GS1, GS2, 3, 4 की तैयारी कैसे की। इन सब के लिए आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है जो सिलेबस है, आप उसको निकालें, अपने वॉल या जहां पर भी आप पढ़ते हैं स्टडी टेबल उस पर पेस्ट करें, एंड देन आप एक एक पेपर वाइज बिगिन करें, बिकॉज या फिर आप 2 पेपर साइमल्टेनियसली, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर उस तरीके से वो हैफजार्ड प्रिपरेशन से आपकी इनकम्प्लीट प्रिपरेशन रह जाती है। तो आप मे बी GS1 और 4 को साथ में पिक करें, एंड देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग GS1 एंड 4 साथ में, इस वजह से बिकॉज दे आर मोस्टली स्टैटिक एज कम्पेयर टू GS2 एंड 3, जिसमें आपको बहुत ज्यादा करंट अफेयर से अपडेटेड रहना पड़ेगा इवन उस 3 महीने के दौरान जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के बीच में रहते हैं। सो यू कैन डू दैट। जो भी एक एक वर्ड ऑफ द सिलेबस है उस पर आपके पास कुछ नोट्स होने चाहिए, या तो आपने जो भी कोचिंग एक्सेट्रा ली है उसके नोट्स यूज करिए, या फिर एक एक वर्ड इफ यू जस्ट टाइप लेट्स से फेडरलिज्म और आप उसको गूगल पे फेडरलिज्म यूपीएससी टाइप करेंगे, आपको 4-5 वेबसाइट्स लाइन से मिल जाएंगी। जिस भी वेबसाइट का आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है, दिखने में सही लग रहा है, एक्सेसिबल लग रहा है, कंटेंट बढ़िया लग रहा है, मिस्टेक्स नहीं मिल रही हैं, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ पर आप कुछ ना कुछ मिस्टेक आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अगर ये सब है फेयर इनफ, देन व्हाट यू कैन डू इज सिंपली आप उसको वहां से पढ़ के उसके नोट्स फिर बना के रख लीजिए। इन दी एंड ये होना चाहिए कि आपके पास उन सारे वर्ड्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, एंड देन इन सबको यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट विथ करंट अफेयर्स। तो आई थिंक जो मेंस 365 आते हैं वो काफी अच्छा रिसोर्स है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप पॉलिटी के करंट अफेयर्स उससे यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, सबके करंट अफेयर वहां से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मेंस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक बहुत शुरू से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आप क्या लिखेंगे फिर, until and unless you are not very familiar with the syllabus, what is to be written, क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में, क्या है एक पॉजिटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है उस प्रॉब्लम का, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता आई थिंक आंसर राइटिंग का उतना पर्पस नहीं बनता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्री रिक्विजिट बिफोर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग इज एटलीस्ट 50% सिलेबस तो हो जाना चाहिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट विथ योर आंसर राइटिंग। शुरू में आप 4 आंसर्स एक दिन में, 5 आंसर्स एक दिन में लिखना स्टार्ट करें, बट अल्टीमेटली आंसर राइटिंग का फायदा तभी होगा जब आप 20 क्वेश्चंस 3 घंटे में सॉल्व करें। तो एक स्ट्रैटेजी जो ड्यूरिंग मेंस आप फॉलो कर सकते हो, जो मैं फॉलो करती थी, वो था जो आपका 5 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है, उसमें व्हाट यू शुड डू इज रीड द क्वेश्चन दैट यू विल अटेम्प्ट। तो मान लीजिए आप 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11th क्वेश्चन से लेकर के 20th क्वेश्चन तक 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो मान लीजिए आप 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो आप उस रीडिंग टाइम में 11th क्वेश्चन का आंसर सोच लीजिए कि मैं इसमें ये लिखूंगा, इससे स्टार्ट करूंगा, इसका कंक्लूजन ये दूंगा। आपको वो लिखना नहीं है रीडिंग टाइम में ऑब्वियसली, बट आप अपने दिमाग में एक फ्रेमवर्क बना लीजिए, एंड देन यू कैन डू इट फॉर एटलीस्ट 2 more क्वेश्चन। सो 11, 12, 13 के बारे में मैंने सोच लिया 5 मिनट में कि मुझे क्या करना है। जैसे ही राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, मैं क्वेश्चन नंबर 11 को तुरंत लिख लूंगी, एंड आई विल टेक 11 मिनट्स फॉर एवरी 15 मार्कर एंड 7 मिनट्स फॉर एवरी 10 मार्कर। और एग्जाम में भी कोशिश रहती है, पूरी कोशिश रहती है, आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप विद इन टाइम हर क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाए। और आप जो बोल रहे हैं कि आपको आप जो ये बोलते हैं कि मे बी किसी क्वेश्चन में 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, तो ये इसका सॉल्यूशन यही है कि उस 20 क्वेश्चन में आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिसके बारे में आपको थोड़ा कम आइडिया होगा, तो उसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनीथिंग दैट डज नॉट मेक सेंस, आप उसमें थोड़ा कम लिख सकते हैं। तो आप उसमें 1 पेज या 2 पेज जो लिखें, एंड देन वहां से 2-2, 3-3 मिनट बचाएं, एंड दिस कैन बी यूज्ड इन वो आंसर्स लिखने के लिए जो आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं। हर आंसर में कोशिश करें कि एक छोटा सा डायग्राम दे दें, मे बी एक पाई चार्ट, मे बी एक इंडिया का मैप। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक नक्सलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उसमें अपार्ट फ्रॉम राइटिंग नोट्स एंड टेक्स्ट जो मैंने लिखा, मैंने एक छोटा सा इंडिया का मैप बनाया और मैंने उस पर शेड करके रेड कॉरिडोर मैप मार्क कर दिया।
I think these small diagrams make your answer look beautiful, make your answer look more presentable. क्लाउड बर्स्ट या किसी भी डिजास्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एक इंडिया का मैप बनाए और फिर आप दिखा दे कि ये वो जोन्स है जहां पर फ्लड्स बहुत कॉमन है, यहाँ पर ड्रॉट्स बहुत कॉमन है, एंड दीज थिंग्स यू कैन डू वाइल प्रिपेयरिंग ओनली. आप दिमाग में रखें कि मुझे डायग्राम्स यूज करने हैं, मुझे छोटे छोटे मैप्स यूज करने हैं, और कुछ बहुत सुंदर डायग्राम्स या एक्सटेंसिव मैप्स बनाने की जरूरत नहीं. दे शुड बी ब्यूटिफुल, दे शुड बी क्लियर, बस साफ सुथरे मैप्स होने चाहिए. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अबाउट इट. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस या फिर इंटरव्यू में तैयारी कैसे की. तो आई थिंक जब आप पूरी मेंस एक्सेट्रा की तैयारी कर लेते हैं तो आप इन जनरल अवेयर रहते हैं कि क्या चल रहा है. लेट्स से इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्या मेजर इश्यूज हैं या सिक्योरिटी के फील्ड में क्या मेजर चैलेंजेस हैं. सो यू आर मोस्टली अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन. आपको ओपिनियंस फॉर्म करना इंपॉर्टेंट होता है ऑन द कंटेम्प्रेरी इशू. इसके लिए आप न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हैं, एंड नॉट ओनली वन, आई वुड सजेस्ट मल्टीपल न्यूज़पेपर्स रीड करें, 2 तो मिनिमम रीड करें. अगर आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है या फिर कॉमर्स है जैसे कि मेरा था, तो मैंने एक बिजनेस न्यूज़पेपर भी पढ़ा साथ में. सो हिंदू, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड कोई बिजनेस न्यूज़पेपर साथ में आप पढ़ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस स्टार्ट वॉचिंग डिस्कशंस. तो मैं सनसेट टीवी के वीडियोस बहुत देखती थी फ्रॉम माय एंटायर प्रिपरेशन. मैंने सनसेट टीवी और उसके पहले द बिग पिक्चर आई यूज्ड टू वॉच दीज डिबेट्स. तो ये 30 मिनट के डिबेट होते हैं, बट ये आपको आपके बोलने की स्किल्स, कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी, सब चीज़ों में बहुत फायदा करते हैं. सेकेंड पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू प्रिपरेशन इज डैफ. तो आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आप अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि आप कहाँ से हैं, आपकी स्कूलिंग, आपका ग्रेजुएशन, आपका स्ट्रीम, जॉब एक्सपीरियंस, हॉबी, अचीवमेंट, इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाना जेन्युइन है, ताकि ये पता चले कि आपने आज तक जो भी किया है आपने उसे डेडिकेटेड तरीके से किया है. इट्स जस्ट नॉट कि आपने लिख दिया अपने फॉर्म में कि मैंने एक बीकॉम की डिग्री ली है. हैव यू एक्चुअली डन दैट सिंसियरली और नॉट इज समथिंग दैट दे वांट टू गेज. सो फॉर दिस आई वुड से कि आप अपने डैफ को प्रिपेयर करें वर्ड बाय वर्ड. आप इसके लिए ऑनलाइन शीट्स का यूज कर सकते हैं. सो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जिन्होंने गूगल एक्सेल पे शीट्स बनाई थी, उससे उस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं. तो एंड देन फाइनल थिंग होगा इंटरव्यू प्रिपरेशन में अपने मॉक इंटरव्यू दे करके अपने आप को टेस्ट करना और कॉन्फिडेंस बढ़ाना. क्योंकि जब आप खुद से बैठ करके रूम में प्रिपेयर करें तो आपको ऐसा लगता है कि आपने काफी अच्छा प्रिपरेशन कर लिया है, एंड या फिर ऐसा भी लग सकता है कि आपकी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है. सो ओवर कॉन्फिडेंस एंड अंडर कॉन्फिडेंस दोनों ही बहुत नॉर्मल है अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप को टेस्ट करने बैठे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो. सो आई थिंक मॉक इंटरव्यूज वुड हेल्प. और जितने भी मॉक इंटरव्यूज है मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं. तो मॉक इंटरव्यू आप 10 to 15 days का टाइम लेकर के अपने इंटरव्यू डेट के पहले आप दिल्ली जा सकते हैं, एंड मोस्टली फ्री है मॉक इंटरव्यूज. तो आप वहां जाकर मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं. एंड दैट इज इट. दिस इज अबाउट पर्सनालिटी टेस्ट. आप अपने बुक लिस्ट के बारे में बताइए. तो आई क्विकली शेयर प्रीलिम्स के लिए बुक लिस्ट. पॉलिटी के लिए आई रेड लक्ष्मीकांत. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जो भी टॉपिक है जो नहीं समझ में आता सो यूपीएससी करके डाल देती थी, जो भी आता मैं उसे पढ़ती थी. पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम, राजीव वहीर सर की बुक पढ़ी, और उसमें अपार्ट फ्रॉम पार्टीशन के आगे भी मैंने 5-6 चैप्टर्स पढ़े, जैसे कि वर्किंग क्लास मूवमेंट, पेसेंट मूवमेंट. ये चैप्टर्स भी मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. और वे बुक के पीछे जो इंडेक्स है जिसमें आप न्यूज़पेपर्स और उसके ऑथर्स मिलते हैं या इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस मिलते हैं, किस गवर्नर जनरल वॉइसरॉय के अंदर क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई, वो इंडेक्स भी एक बार रिवाइज किया. थर्ड है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर की नोट्स पढ़े. मृणाल सर की नोट्स में आई थिंक पिलर 1 to 4 मैंने बहुत अच्छे से किया, एंड 5-6 को बस 1-2 बार रीड किया क्योंकि वो मुझे बहुत हैवी लगे. एंड उसके अलावा फॉर इन्वायरमेंट मैंने पीएमएफआईएस की बुक की, वो ग्रीन बुक जो अभी 1 या 2 साल पहले रिलीज हुई थी. एंड ज्योग्राफी के लिए भी मैंने उनके नोट्स रेफर किए थे. साइंस के लिए मैंने पीटी 365 साइंस से बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए. एंड बायोटेक पोर्शन के लिए मैंने इसेंशिया यूनिक पब्लिकेशंस की बुक रेफर की. उसमें से सिर्फ मैंने 60 पेजेस पढ़े जो कि बायोटेक, हेल्थ एंड डिसीजेस से रिलेटेड है. दैट्स इट. एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने आर एस शर्मा सर की बुक रेफर की. मिडीवल हिस्ट्री आई कुड नॉट डू, पहले अटेम्प्ट में भी टाइम नहीं मिला और दूसरे अटेम्प्ट में भी शायद नहीं मिल पाया. आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ी. नितिन सिंघानिया सर की बुक में मैंने कुछ चैप्टर्स नहीं किए, जैसे कि आई थिंक सर्कस, या फिर वो पीछे जो चैप्टर्स है विच टॉक अबाउट 7 cities, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस. तो मोस्ट important chapters I will tell you: architecture, painting, theater, dance, schools of philosophy, literature, religions.
ये चैप्टर्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किए। तो ये मेरी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट थी। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या इंपॉर्टेंस, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एंड इवन इंटरव्यू के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो है इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की, इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रीलिम्स में उसको कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले आपने कुछ पढ़ा, आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत के 10 चैप्टर्स पढ़े। अब आप उस सेक्शन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक पढ़े, आप उसमें देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो यू ट्राई टू, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने जो पढ़ा है उसी लाइंस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको अपने बुक या रिसोर्स के बारे में पता चलेगा कि जो भी बुक मैं रेफर कर रहा हूँ क्या उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर नहीं तो आप उसी समय अपने बुक को चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग ये होता है कि आप उससे अपने बुक में एडिशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रियम्बल लेट से आपने पढ़ा और उससे कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए थे। ऑल्दो आपने प्रियम्बल पढ़ के खत्म कर लिया, लेकिन आपने प्रेम्बल पढ़ के खत्म कर लिया, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछे गए जो उस बुक में नहीं दिए। यू कैन राइट इट देयर। एक स्टिकी नोट लिया और लिख ले। एक क्वेश्चन आया कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद करें या फिर कोई बुक परचेज करें। आई थिंक आप कोई बुक परचेज कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ बुक्स आर देयर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑप्शंस को एनालाइज करके दे रहे हैं, साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आई थिंक थोड़ा ज्यादा हैंडी हो जाता है क्योंकि अगर आप हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रिंट करते हैं, आपको उसको प्रिंट करने में मेहनत, सब बुक को कंपाइल करने में मेहनत, फिर आप उसमें कुछ मार्क करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ये सब कुछ बुक में ऑलरेडी होगा। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। मेंस के लिए नोट मेकिंग के लिए मैं यही बोलूंगी कि बहुत ज्यादा नोट मेकिंग नहीं करनी है। अगर आपको कहीं पर कोई कंपाइलेशन इजीली मिल रही है जहां पर सब कुछ नोट्स फॉर्म में है, आप उसके नोट्स मत बनाएं। बट आपको अगर नहीं मिल रही देन आई थिंक लूज A4 शीट्स पर नोट्स बनाना आसान होता है क्योंकि आप उसमें बीच में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी शीट को ऐड करके उस नोट्स को और कॉम्प्रहेंसिव बना सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। 2-3 सोर्सेज से मिलाकर एक टॉपिक का हेडिंग दिया और फिर उस पे वहीं पर मैप ऐड कर लिया कि आप जितनी बार उस नोट्स को पढ़ेंगे आपको वो मैप दिमाग में रहेगा कि मैप तो था, तो मुझे भी वो मैप बनाकर आना है। और हर एक टॉपिक जो भी आप पढ़ें उससे रिलेटेड अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ रहे हैं तो आप उसको आकर उसी दिन उस नोट्स में ऐड कर सकते हैं। इसी वजह से अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाता है ये सब कुछ करना एज कम्पेयर टू ऑफलाइन नोट्स में। बट ये आपके प्रेफरेंस की बात है कि आप ऑनलाइन नोट्स या फिर ऑफलाइन नोट्स जो भी रेफर करना चाहते हैं। आई थिंक कोचिंग, सो यूपीएससी में कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट इज वन क्वेश्चन दैट एवरीवन वांट्स टू आस्क। मैंने जीएस के लिए कोई कोचिंग नहीं की थी एंड आई थिंक ऑप्शनल के लिए मैंने गाइडेंस लिया था क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक बहुत ही टेक्निकल ऑप्शनल है, तो मुझे लगा कि मुझे इसके लिए और मुझे अच्छी गाइडेंस मिली, सो आई वेंट फॉर दैट। बट जनरल स्टडीज के लिए आई डिड नॉट टेक, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, ऑल्सो योर एक्सेसिबिलिटी। अगर आपको लगता है कि आप एक छोटे शहर में रहते हैं जहां पर कोचिंग नहीं है और आप अपने घर पे कंफर्टेबल है पढ़ने में, आप सिर्फ इस वजह से दिल्ली जाना चाहते हैं, वहां जाकर कोचिंग करना चाहते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सब लोग जा रहे हैं और सब लोग वहीं से प्रेपरेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है। देर आर पीपल जो अपने घर में रहकर आराम से पढ़ रहे हैं। बट येस, ये मैं जरूर कहूंगी, वॉट यू नीड इज अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। एक कोई भी डिवाइस आपको जरूर चाहिए होगा, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो या आईपैड, वट एवर यू आर यूजिंग। एंड आप उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखें बिकॉज आई थिंक वॉट एवर डिवाइस, मोबाइल ही हो, एक इंटरनेट कनेक्शन ही हो, उसके थ्रू आप अच्छे से सारे रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। और जो बुक्स की बात रही कि आप टेस्ट सीरीज मार्केट से खरीदेंगे कैसे, नोट्स खरीदेंगे कैसे, तो जितने भी दिल्ली में ये बुक शॉप्स हैं, आई थिंक उनके नंबर्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। उनको आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर नोट्स चाहिए, वो आपको कुरियर कर देते हैं। तो आपको वहां जाकर बुक से नोट्स खरीदने वाला जो स्ट्रगल है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। सो आई वुड नॉट रेकमेंड कि जनरल स्टडीज की कोचिंग मैंडेटरी होती है, दिस इज अ मिथ। एंड लेकिन हाँ, कोचिंग का रोल कहाँ होता है? अब जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, आपको अपनी आंसर कॉपीज किसी थर्ड पर्सन से इवैल्यूएट करवानी ही चाहिए बिकॉज आप खुद पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को जज नहीं कर सकते। तो आई थिंक एक एक्सपर्ट उसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ वो कॉपीज चेक कर देना। सो मेंस टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आई वुड रेकमेंड कि आपको करनी चाहिए। एंड इसके अलावा मॉक इंटरव्यूज, सो दीज आर द टू प्लेसेस वेयर द रोल ऑफ कोचिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट, जस्ट मेंस टेस्ट सीरीज एंड मॉक इंटरव्यूज। क्योंकि वहां पर एस्टीम्ड पैनलिस्ट होते हैं जो पहले या तो बोर्ड मेंबर रह चुके हैं या फिर उनमें काफी नॉलेज है। उनसे बात करके आपको अपने कंडक्ट के बारे में पता चलेगा कि आपको किस तरीके से बात करनी है, आपके ओपिनियंस बहुत ज्यादा लिबरल या फिर बहुत ज्यादा एलियनेटेड नहीं होने चाहिए, मेन स्ट्रीम
कॉमन रेलेवेंट व्यूज होने चाहिए आपके, आप प्रैक्टिकल बातें करें, लॉजिक बात करें, आप कुछ बहुत आइडियलिस्टिक बात ना करके आए, ना ही आप कुछ बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात बोले। तो ये सब कुछ आपको उसके थ्रू पता चलेगा। नेक्स्ट है एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी 6 टू 12 पढ़ना ऐसा कोई रूल नहीं है। मान लीजिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, तो लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है, ये बात सबको पता है। बट अगर आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया लक्ष्मीकांत से, मुझे काफी प्रॉब्लम्स हुई समझने में, कुछ टॉपिक्स समझ में नहीं आए। देन आई सेड कि मैं 9th से एनसीईआरटी पिकअप करती हूँ। फिर 9th 10th 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ी, उसमें काफी सिंपल टर्म्स में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद मुझे लगा अब इससे पहले की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत में दिया है मुझे समझ में आ रहा है। सो आई थिंक ये कर सकते हैं आप कि आप अपने हिसाब से देखिए। आप पहले स्टैंडर्ड बुक उठाइए, फिर आपको समझ में आएगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, एनसीईआरटी पे पहुंच जाइए। अगर आपका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है तब आप देन व्हाई विल यू स्टडी इकोनॉमिक्स का 11th एंड 12th एनसीईआरटी, डोंट स्टडी। तो आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से भी एनालाइज करके देखिए कि आप किस में कम, क्योंकि हर किसी का इस प्रेपरेशन में कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, कुछ वीक सब्जेक्ट है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के लिए आप सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स करें, वीक सब्जेक्ट्स के लिए मे बी आपको थोड़ा पीछे जाके थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो दिस इज अबाउट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के नोट्स मैंने नहीं बनाए। आप नोट्स बनाने की जगह, वो बुक्स तो आपकी है ना, वो आपकी एनसीईआरटीज हैं, आप उसमें हाईलाइट कर ले, उसमें स्टिकी नोट्स चिपका ले, ताकि आप उसको फटाफट से रिवाइज कर पाए। दिस इज वन थिंग। एंड एनसीईआरटी न्यू पढ़े या ओल्ड, आई थिंक ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप दोनों का इंडेक्स ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट पर, और जब आप उसको ऑनलाइन ओपन करते हैं, आप अगर देखते हैं कुछ 3-4 चैप्टर्स न्यू ऐड हो चुके हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप उन 3-4 चैप्टर्स को पढ़ लेना है, अगर आपने ओल्ड एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ चुकी है तो बट अगर आप खुद फर्स्ट टाइम परचेज करें तो अब आप न्यू एनसीईआरटीज ही परचेज करें। एंड कितने इयर्स के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, और करंट अफेयर को मैंने कैसे किया। तो इन न्यूज़पेपर पढ़ा मैंने। मैंने स्टार्टिंग से ही एक न्यूज़पेपर पढ़ा, और इंटरव्यू के टाइम पर 2-3 न्यूज़पेपर्स पढ़े। न्यूज़पेपर के नोट्स बनाना मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है, तो आप न्यूज़ को समझने के बजाय उसका नोट्स बना रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे न्यूज़पेपर के नोट्स अवेलेबल हैं। हर मंथ के एंड में हर कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी इंस्टीट्यूट का कंपाइलेशन मिल जाएगा, पीआईबी कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो ये काम जब और किसी ने आपके लिए कर दिया, तो आप फिर से उसे क्यों करें। तो दिस इज माई पॉइंट। सो न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने पे फोकस करने के बजाय आप न्यूज़पेपर को समझने पे फोकस करें। न्यूज़पेपर के एनालिसिस वीडियो के बजाय आप खुद से न्यूज़पेपर पढ़ें। इनिशियली जब आपको प्रॉब्लम हो रहा है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, आप उस चीज को डालें गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, और उससे रिलेटेड वीडियो देखें, ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। बट 1 or 2 month डाउन द लाइन डोंट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन वीडियोस, आपको खुद से न्यूज़पेपर करना चाहिए। जो लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, आई थिंक इन सब से ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता। अगर आपने अपना मीडियम इंग्लिश चूज किया है फॉर इंटरव्यू, तब आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम, वी विल रीड न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, एंड हम थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। साथ में कुछ अच्छे एनालिसिस वीडियोस, कुछ डिस्कशंस, इवन वेब सीरीज इफ यू वॉच इट, मे बी इंग्लिश में देख लिया। some these things over the period of time will help you, but it is only अगर आपने खुद से voluntarily English as a medium choose किया है। otherwise always आपके पास option है हिंदी medium choose करने का। पॉइंट ये है कि आपका जो भी विचार है, वॉट एवर इज योर थॉट, आप उसको, जो आपके मन में है, आप उसको सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। मीडियम से इससे ज्यादा और कुछ फर्क नहीं पड़ता, ना ही रिटन में, ना ही इंटरव्यू में। आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई वुड से फॉर द मीडियम। ठीक है। एंड यूपीएससी में आपने कौन कौन से न्यूज़पेपर फॉलो किए। मैंने द हिंदू पढ़ा इनिशियली अपने प्रिपरेशन के लिए, और मैंने इंटरव्यू के टाइम पर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू बिजनेस लाइन पढ़ा। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। सो इनिशियली जब आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तब आप वीडियोस का हेल्प लें, बट बाद में न्यूज़पेपर को खुद से पढ़ें। सारे न्यूज़ नहीं पढ़ने होते हैं, उसके लिए आप कहीं पर भी जाकर एनी कोचिंग, दे पुट अप मॉर्निंग में एक पोस्ट आ जाता है उनका, जिसमें वो सिलेक्ट कर देते हैं कि ये न्यूज़ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये आपको शुरू के 2-3 मंथ हेल्प करेगा, जब तक आपको खुद से समझ में आने लगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप 2 चीजें करें। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस पढ़ें,
तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ें मेरे सिलेबस में है, मतलब ये तो मुझे पढ़ना ही है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा कि एनवायरनमेंट तो सिलेबस में इतना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो। अब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आए, कोई स्पीशी न्यूज़ आया, कोई रिकवरी प्रोग्राम है, चीता री-इंट्रोडक्शन है, तो आपको पता चल गया ये तो मेरे सिलेबस से डायरेक्टली लिंक्ड है, मुझे ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। बट आपको पता है कि कहीं पर कोई गवर्नमेंट चेंज हुई, तो आपको पता है ये मेरे सिलेबस में डायरेक्टली नहीं मेंशन्ड है, सो मे बी अ लिटिल लेस फोकस ऑन दैट। इंटरनेशनल रिलेशंस मेरे सब्जेक्ट में डायरेक्टली मेंशन्ड है, सो मे बी आईआर का पेज थोड़ा ज्यादा फोकस से पढ़ा है ना। दिस इज हाउ यू कैन रीड न्यूज़पेपर्स। एंड ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू कैसे की और कब की? मैंने 2020 जून जुलाई के आसपास प्रिपरेशन स्टार्ट की, जब मेरा थर्ड ईयर फिनिश हुआ। एंड कैसे शुरू की, तो उस समय मैंने बेसिक बुक से स्टार्ट किया। मैंने सबसे पहले पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठा ली, बट मुझे काफ़ी डिफिकल्टी हुई उसे पढ़ने में, इस वजह से फिर मैंने एनसीईआरटी शुरू की। सेम फॉर स्पेक्ट्रम, मैंने डायरेक्टली स्पेक्ट्रम उठाई बिना एंशियंट मिडिएवल किए, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस हुए। दैट इज वाई देन वेंट बैक, डिड एंशियंट, थोड़ा स्टोरी जैसा देखा मिडिएवल का, एंड देन डिड मॉडर्न। तो आप इस तरीके से अपने अपने जर्नी में अपना जर्नी स्टार्ट करें, एंड अपने ही मिस्टेक से लर्न करते 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 आप एक दिन वहां तक पहुंच जाएंगे। तो शुरू में तो 5-6 महीना अंडरस्टैंड करने में काफी टाइम वेस्ट हुआ, बट इसीलिए आप किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, किसी की वीडियो देख सकते हैं, खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, दूसरों की मिस्टेक से सीख सकते हैं कि ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है। एंड ठीक है, तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस पीपल आर आस्किंग मी कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, आपका टाइम टेबल क्या था, डिसिप्लिन नहीं बन पाता। तो वन थिंग जो मैं करती थी वो था अपना टाइम टेबल बना के रखना, कि आज लेट्स से आज 21 तारीख है, तो मैं 21 से 30 तक का टाइम टेबल बनाकर एक वाइट शीट पर लिखकर आई विल पेस्ट इट इन फ्रंट ऑफ द वॉल जहां पर मैं पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा होगा 21 जून को मैंने इकोनॉमिक्स करना है इतने चैप्टर्स, मुझे लक्ष्मीकांत करना है इतने चैप्टर्स, मुझे 3 आवर्स न्यूज़पेपर प्लस करंट अफेयर्स करने हैं, एंड मुझे 1 आवर लेट से टेस्ट देना है या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। और मैं फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगी, मैं पढ़ूंगी, आई कीप टिकिंग इट कि ये हो गया या फिर ये हो गया, और जो नहीं हुआ आई सर्कल इट कि ये नहीं हुआ। तो ऐसा आपका शेड्यूल बना होना चाहिए। फिर रात में जब आप सोने जाएंगे एंड यू सी एट लुक एट दैट पेपर कि मुझसे नहीं हो पाया आज इतना, फिर आप एनालाइज करिए कि आपने कहाँ टाइम वेस्ट किया आज। और टाइम आई थिंक एक ये चीज है कि टाइम वेस्ट करना या नहीं करना, आपने ये प्रिपरेशन खुद स्टार्ट की है, नो वन हैज फोर्स्ड यू इनटू दिस प्रिपरेशन। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप खुद से बहुत ऑनेस्ट रहें और कंसिस्टेंट रहें। कॉमर्स, ठीक है, आई थिंक ऑल दोज पीपल हु आर प्लानिंग 2027 2028 अटेम्प्ट, मैं बस यही बोलूंगी कि अभी आप 11th में है, 10th में है, 12th में है या ग्रेजुएशन में है, जो भी आप कर रहे हैं एट प्रेजेंट आप उसको बहुत अच्छे से करें। enjoy your life right now and also prepare seriously, but for whatever you are preparing, not for UPSC। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में ही मुझे यूपीएससी करना है, इट्स अ नाइस थिंग दैट यू आर ड्रीमिंग सो अर्ली, यू आर फोकस्ड सो अर्ली, बट आप अपना 10th स्टैंडर्ड भी तो उसको फोकस से करें, उसको अच्छे से करें। तो लोग क्या करते हैं कि मुझे 7th स्टैंडर्ड से पता है कि मुझे यूपीएससी करना है, एंड दैट इज वाई वो स्टार्ट कर देंगे 7 से एनसीईआरटीज पढ़ना 10th की, एंड देन जब वो यूपीएससी करने आएंगे देन दे विल गो बैक टू 7th क्लास एनसीईआरटी। दैट डज नॉट मेक सेंस। तो आप अभी जो भी कर रहे हैं आप इतना स्ट्रेस मत ले, अंटिल एंड अनलेस आपका अटेम्प्ट 2024 है या 2025 है। आई थिंक आप जो भी कर रहे हैं, जिस भी स्ट्रीम में, आप उस पर फोकस करें, आप अपने ग्रेजुएशन पे फोकस करें, आप अपने 11th 12th पर फोकस करें। दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड for preparing prelims, some specific tips that I would like to give you people is that प्रीलिम्स के लिए स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करें। करंट अफेयर्स बहुत ही वॉलेटाइल है, और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं, मे बी किसी ईयर करंट अफेयर से 20-25 क्वेश्चन आ जाए, किसी साल 5 से 8 क्वेश्चन आए। तो स्टैटिक तो हमेशा 60-70 क्वेश्चन होना ही होना है। सो आई थिंक स्टैटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करें, बहुत रिवाइज करें। तो रिविजन कैसे करें, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आपने 1 से 6 मार्च के बीच में लक्ष्मीकांत को रिवाइज किया, देन मेक श्योर कि आप पूरे मार्च में सारे सब्जेक्ट्स कर लें, चाहे वो 2 दिन हो 3 दिन हो, एंड देन मैक्सिमम 20 डेज के अंदर अंदर फिर से एक बार लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर लें। तो इस
एंड फॉर बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत या इन्वायरमेंट आप ये भी कर सकते हैं कि आप दिन में उठते ही 1 घंटे या 2 घंटे लक्ष्मीकांत 2 घंटे पढ़ लिया, बिकॉज दैट इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू 18 क्वेश्चंस एनी डे। तो फॉर सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ये तीनों पर बहुत फोकस करें। एंड अगर ये 3 सब्जेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग है तो आई थिंक प्रीलिम्स इजी आपके लिए, इजी तो नहीं बट मैनेजेबल हो सकता है। तो दीज 3 सब्जेक्ट्स आई थिंक यू शुड फोकस अ लॉट इंस्टेड ऑफ ओनली फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स, जिससे कोई गारंटी नहीं है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना। एंड इंट्रो एंड कंक्लूजन फॉर मेंस। तो जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि विमेन इश्यूज एक टॉपिक है मेरे GS1 में, तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, लेट्स से आप मेंस 365 पढ़ रहे हैं, आपको उसमें कुछ बहुत ही अच्छा कोट मिला विमेन से रिलेटेड, या कोई बहुत ही रीसेंट रिपोर्ट आई, जेंडर गैप रिपोर्ट आई, आपने उसको नोट कर लिया उसी समय कि ये रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है, तो मैं ये नोट कर लेती हूँ। दिस इज व्हाट यू कैन डू, हाउ यू कैन प्रिपेयर इंट्रोडक्शंस। तो आप जब करंट अफेयर्स कर रहे होते हैं तो आपको कुछ अच्छी लाइंस मिल जाती है, आप उसको नोट कर लें। एंड कंक्लूजन्स भी सिमिलरली, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो द हिंदू में ओपेड पेज होते हैं, एडिटोरियल पेजेस होते हैं, वहां पर अप्रोक्सीमेटली वीक में 3 या 4 विमेन इश्यूज से रिलेटेड आर्टिकल्स डेफिनेटली आते हैं। आप उसमें पढ़िए। अगर आपको उसमें किसी की लाइंस बहुत अच्छी लगती है, उनका कोई व्यू पॉइंट, कोई पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा लगता है, आप विथ ऑथर उसको कोट कर ले, लिख ले अपने पास कि मैं ये लिख कर आऊंगा, उन्होंने ये सजेस्ट किया। एंड देन इन द एग्जाम, इन योर मेन्स आंसर, यू कैन राइट इट कंक्लूजन में कि एज सेड बाय द फेमस एक्सपर्ट, एज सेड बाय द फेमस हिस्टोरियन, एनीथिंग। सो यू कैन यूज दैट। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। और ये करने में आपको 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा वंस यू स्टार्ट। इसी वजह से न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करती थी? तो मेरा शेड्यूल जनरली नाइट टाइम शेड्यूल रहता था, बिकॉज थोड़े दिन में पढ़ने में मुझे लगता था कि काफ़ी डिस्टर्बेंस है, तो टू स्टडी एट नाइट। बट एग्जाम के पहले, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स आने वाला है, तो 25 दिन पहले आई वुड ट्राई टू मेक श्योर कि मेरा स्लीप शेड्यूल नॉर्मल हो जाए। तो मैं 1 या 2 दिन स्किप करके मैं अपना स्लीप शेड्यूल नॉर्मल करने पे फोकस करती, ताकि मेरा दिमाग 9 to 11 में चले। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर आप नाइट टाइम स्लीप शेड्यूल फॉलो करते हैं, मे बी आपको अभी पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट बिफोर एग्जाम यू हैव टू गेट इट करेक्टेड, अदरवाइज योर एफिशिएंसी वुड डेफिनेटली रिड्यूस। तो डिपेंड्स कि आई थिंक 7-8 आवर्स तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ 8 घंटे मिनिमम पढ़ना चाहिए। एंड उसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं, मे बी आप उसके अलावा 2-3 घंटे ऑनलाइन कुछ वेबसाइट्स पे पढ़ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो आपका उतना फोकस स्टडी नहीं है, सो दैट कैन इम्प्रूव। बट 8 आवर्स आई वुड से आई यूज टू स्टडी। एंड द नेक्स्ट इज ऑप्शनल कैसे चूज करें। तो सबसे पहले तो आस्क योर सेल्फ अ क्वेश्चन कि आपने ग्रेजुएशन किस में किया है। लेट्स से आपने एक ऐसे सब्जेक्ट में किया है जो कि यूपीएससी में एज एन ऑप्शनल अवेलेबल ही नहीं है, देन यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको कुछ और देखना पड़ेगा। बट इफ दैट इज अवेलेबल, देन आस्क योर सेल्फ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि एम आई कंफर्टेबल, एम आई हैप्पी विद दिस सब्जेक्ट, क्या मुझे ये पढ़ना पसंद है। बिकॉज मेनी अ टाइम्स हमने कुछ ऐसा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ले लिया होता था जो हमें पढ़ने में उस समय रियलाइज होता है कि ये पढ़ने में तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या फिर आपने कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, नाउ यू फील मुझे कुछ और नया पढ़ने का मन है। बिकॉज ये भी होता है कि मैंने तो बहुत पॉलिटी पढ़ा, अब मुझे सोशियोलॉजी पढ़ने का मन है, या मुझे एंथ्रोपोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो इंटरेस्ट इज वन थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने ऑप्शनल के साथ आप 6 महीने स्पेंड कर रहे होंगे। आप ऑप्शनल प्रिपेयर करने में 4-5 महीने लग जाएंगे, उसको रिवाइज करने में, नोट्स बनाने में। सो आई थिंक इंटरेस्ट मैटर्स। फिर उसके लिए कोचिंग, गाइडेंस, मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं। तो गाइडेंस और मटेरियल इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आप फिर कैसे प्रिपेयर करेंगे, मे बी आपके ग्रेजुएशन के बुक्स इनफ ना हो, या फिर टू मच हो इस प्रिपरेशन के, तो आपको शॉर्ट नोट्स एक्सेट्रा चाहिए होते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चूज योर ऑप्शनल। वन थिंग, डोंट गो फॉर एनी मिथ इन यूपीएससी कि इस ऑप्शनल में मार्क्स नहीं उठते, मैं ये ऑप्शनल नहीं लूंगा, या फिर इस ऑप्शनल में तो बहुत सारे लोग हैं तो मैं ये ऑप्शनल नहीं लूंगा। ये सारे मिथ से दूर रहें। टेकिंग एन ऑप्शनल हैज टू बी योर पर्सनल डिसीजन, बट येस, ओवरनाइट रश करके ऑप्शनल नहीं लेना है। इस साल का टॉपर इस ऑप्शनल से है तो मैं ये ऑप्शनल लूंगा। ऑल ऑफ दिस डिसीजंस आर रैश डिसीजंस। आपको 1 या 2 साल बाद रियलाइज होगा कि आपने गलत डिसीजन लिया, तो ये नहीं करना है, ठीक है। बैकअप, people are talking about backup in the comment section. I think backup होना is important. तो वन थिंग दैट आई वुड ऑलवेज से कि आप जब ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं इस एग्जाम के दौरान। तो बैकअप होना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज
आपके दिमाग में वो शांति है, मेंटल क्लैरिटी है कि इवन इफ 3 साल, 2 साल बाद मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, आई विल नॉट बी वर्थलेस। मैं वापस जा कर के मैंने मास्टर्स किया है, तो मैं वापस जा कर के नेट का एग्ज़ाम दे सकता हूँ, या मैंने सीए किया है, तो वापस जाकर आई कैन डू दिस जॉब। सो बैकअप होना इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ इट गिव्स यू दैट मेंटल क्लैरिटी। आप लोग बोलते हैं ना, हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो जब आप डीमोटिवेट होते हैं, आप अपने आप को मोटिवेट ही ये बोलकर कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट है। ये तो 1 साल मैंने अपने आप को दिए कि मैं ये एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। एंड अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, आई हैव दिस बैकअप, आई विल गो बैक, आई विल गेट अ गुड जॉब बिकॉज़ आई हैव माय डिग्री, बिकॉज़ आई हैव अ क्वालिफिकेशन, बिकॉज़ आई एम इंटरेस्टेड, बिकॉज़ आई एम स्किल्ड। तो आई थिंक बैकअप होना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से ग्रेजुएशन को सिंसियरली करें, एंड इफ यू कैन गो फॉर मास्टर्स आल्सो। तो आई थिंक बैकअप इज important. And can I prepare from my home because I am from a small village? Obviously, I think everyone can. तो आपको जो भी challenges आएंगे, मैं आपको पहले aware कर देती हूँ क्योंकि मैंने वहीं से prepare किया। Challenges आएंगे of an internet connection. So any SIM that gives you extra internet, any Wi-Fi that you can get access to, क्योंकि internet becomes very important अगर आप खुद से online prepare कर रहे हैं तो। One is that. दूसरा है books और resources कहाँ से मंगाएंगे? तो Amazon, Flipkart, हर एक जगह यू कैन गेट द डिलीवरी ऑफ बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा जो नोट्स आपको चाहिए, किसी भी टॉपर के नोट्स, कोई भी कोचिंग के टेस्ट या फिर टेस्ट बुकलेट्स एक्सेट्रा, तो ये आप टेलीग्राम पे बहुत सारे फोटोकॉपी शॉप्स के नंबर्स अवेलेबल हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड देन दे विल सेंड इट टू यू बाय कुरियर। सो ये चैलेंजेस आएंगे। एंड थर्ड चैलेंज आएगा, मे बी वहां पर सेंटर ना हो, तो सेंटर के लिए आपको फिर जब भी मेंस होगा तो यू विल हैव टू गो टू सम अदर प्लेस टू टेक योर एग्जाम, तो वो एक चैलेंज आएगा। सो दीज आर अपार्ट फ्रॉम दिस, छोटे शहर से रह के प्रिपेयर करने में और कोई चैलेंज मुझे अभी तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। एंड हाउ डिड यू रीस्टार्ट प्रेप आफ्टर फेलिंग इन फर्स्ट प्रीलिम्स? आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज आपने पूरी मेहनत की एंड फिर भी आपका एग्जाम नहीं हुआ, तो इससे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होता है। बट डिसअपॉइंटमेंट को कम करने का तरीका होता है अपनी गलती ढूंढ लेना कि मैंने इस अटेम्प्ट में ये नहीं किया था, शायद मैं ये कर लूं तो ये अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट बेटर हो सकता है। वंस यू आइडेंटिफाई अ फैक्टर फॉर योर फेलियर डज नॉट बी द ओनली थिंग दैट यू आर लुकिंग एट, द कॉजेज बिकम द थिंग्स दैट यू आर लुकिंग एट, और फिर आप उस कॉज को एड्रेस करने में लग जाओगे कि हाँ, मैंने तो सीसैट को इग्नोर कर दिया था, तो आप फिर सीसैट पढ़ रहे होगे और फिर आपको वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आने लगेगा। ठीक है। एंड हाउ टू ओवरकम ओवर यूज ऑफ यूट्यूब? तो आई थिंक यूज एप्स लाइक पोमोडोरो, लाइक फोकस फॉरेस्ट, जो जब आप पढ़ रहे हैं तो वो एक्सेस ब्लॉक कर देते हैं ऑफ एनी अदर वेबसाइट एंड दैट यू आर यूजिंग, तो ये आप कर सकते हैं। आप अगर आप ऑनलाइन डिवाइसेस एक्सेट्रा से एडिक्टेड है, सो देन यू कैन यूज टाइमर टेक्निक से पढ़े कि आपने 50 मिनट्स का टाइमर लगाया, 50 मिनट्स आप अपने फोन पे और कुछ नहीं कर पा रहे, यूर ओनली स्टडिंग, एंड इससे आपको एक ट्रैक भी मिलेगा कि आज दिन भर में मैंने प्रोडक्टिवली कितना कितना देर बैठ के पढ़ाई किया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बैठे अपने रूम में 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ने के लिए, बट आपने इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं की, आप बीच में फोन यूज कर रहे थे एक्सेट्रा। ठीक है। सो which optional will be preferable for commerce students? आप कॉमर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उसको सॉल्व करें। इफ यू फील आप कंफर्टेबल हैं इन सब्जेक्ट्स, आई थिंक नो बेटर देन योर बैकग्राउंड ऑप्शनल। बट अगर आपको काफी डिफिकल्टीज आ रही है, आपको लग रहा है कि आप 5 मंथ्स दे करके भी कॉमर्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, देन यू कैन लुक फॉर अदर ऑप्शन एज पर योर इंटरेस्ट। बट एक बार आपको अपने बैकग्राउंड ऑप्शन को कंसिडर जरूर करना चाहिए। एंड सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई ऑप्शन वॉज कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, व्हाट इज द रेलेवेंस टू टेक कोचिंग क्लासेस? अगेन आई सेड कि जीएस में मुझे नहीं लगा कि कोचिंग क्लासेस की जरूरत है, बट मेंस टेस्ट सीरीज के लिए मुझे लगा कि मुझे थर्ड पर्सन की जरूरत है जो मेरे आंसर्स को चेक करके मुझे बता पाए कि मुझे कैसे लिखने हैं आंसर्स, क्या गलतियां हो रही है, कैसा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेन GS2। सो GS2 के लिए कुछ स्पेसिफिक टिप्स ये है कि आप केस लॉज पर फोकस करें, जो केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स हैं रिगार्डिंग लेट्स से सेडिशन या फिर फोन टैपिंग, या जो भी केसेस ऑनलाइन चल रहे हैं, या फिर लास्ट ईयर मोहित मिनरल्स केस था, तो ये सब जो केसेस चल रहे हैं, ये केस कोर्ट कर देना थोड़ा एक वैल्यू एडिशन पॉइंट होता है। इसके अलावा लक्ष्मीकांत में जब आप
चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो पीछे की तरफ एनालिसिस दिया होता है। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म चैप्टर में दिया हुआ है कि इन्होंने हमारे फेडरलिज्म को स्यू जेनरिस बोला या फिर क्वाजी फेडरलिज्म बोला। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर में कोड कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर GS2। GS2 में करंट अफेयर्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, तो करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से करना है एंड कुछ रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से अपने आंसर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। ठीक है, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में एग्जाम दे सकते हैं। येस, आई थिंक द मिनिमम एलिजिबिलिटी इज यू शुड बी इन योर लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन एंड कंप्लीटेड 21 years of age before 1st April. इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हूँ एंड यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आई थिंक अभी इनिशियली फर्स्ट ईयर में व्हाट यू कैन स्टार्ट इज विथ न्यूज़पेपर रीडिंग। आप बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग से स्टार्ट करिए। उस 6 महीने यू डू दैट, यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इन टर्म्स ऑफ IR, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। और एक बार आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, देन यू शुड डिसाइड योर बुक लिस्ट कि ये बुक्स मैं पढ़ूंगा एंड देन स्टार्ट रीडिंग सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। एथिक्स के लिए क्या किया था? सो एथिक्स के लिए मैंने एक बेसिक नोट्स के लिए फोरम IS की रेड बुक पढ़ी थी जो मैंने मार्केट से परचेज की थी। आप उसको या कोई भी बेस मटेरियल दैट यू आर यूजिंग, क्योंकि वो मैंने डेफिनेशंस वगैरह के लिए यूज की। इसके अलावा व्हाट यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन, तो मैंने बहुत सारी थ्योरीज एक्सेट्रा का नाम लिखा था। तो मैंने यूट्यूब पर एक चैनल है द स्कूल ऑफ लाइफ, उसके फिलोसफी वाले पार्ट के वीडियोस को रेफर किया था, उससे थोड़े बहुत नोट्स बनाए थे। आई यूज दैट। और मैंने बहुत सारे पर्सनालिटीज को गूगल किया, जैसे मैरी क्यूरी, जैसे सिल्विया प्लाथ, और उनके लाइफ से एकदम लेसन्स निकाले कि मुझे सिल्विया प्लाथ की लाइफ से क्या पता चलता है, मुझे स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ से क्या पता चलता है, महात्मा गांधी जी की लाइफ से क्या पता चलता है। तो आई डिड दिस दैट, कुछ चीज़ें मैंने निकाली कि ये मैं लाइफ लेसन्स की, और फिर नेल्सन मंडेला जी की लाइफ से क्या पता चलता है। एंड देन आई यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, अ लॉट ऑफ थ्योरीज, एंड जो केस स्टडीज है उसको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से लिखा। फॉर एग्जाम्पल हर क्वेश्चन में स्टेक होल्डर नहीं बनाया, कुछ डिफरेंट तरीके से लिखा, कंक्लूजन दिया, वे फॉरवर्ड दिया, कुछ डेटा, कुछ रिपोर्ट्स ऐड किए। दिस इज व्हाट आई डिड। एंड मेंस के लिए कहाँ से कोचिंग ली थी? मैंने मेंस खुद से कवर किया, मैंने मेंस टेस्ट सीरीज ली थी। एंड ऐसे की स्ट्रैटेजी हैव आल्सो अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने ऑफिशियल अकाउंट पर डाला है, वहाँ पर मैंने ऐसे और GS1 की स्ट्रैटेजी डाली है, एंड ऑल्सो आई विल अपलोड द अदर स्ट्रैटेजीज। एंड हाउ टू ओवरकम लोनलीनेस ड्यूरिंग सेल्फ स्टडी। आई थिंक आपका एक अच्छा पीयर ग्रुप होना चाहिए। आप लोग 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप तो होना ही चाहिए जो साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉमन कि अगर आप सबसे अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं तो लास्ट में आपको काफ़ी लोनली फील होने लगता है इस एग्जाम प्रिपरेशन में। एंड दिस एग्जाम डिमांड्स अ लॉट, आपका टाइम, पेशेंस, आपके फ्रेंड्स, यू लूज अ लॉट। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि आप अपने फ्रेंड्स को मेंटेन करके रखें इस प्रिपरेशन में, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जिनसे आपको पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आपको किसी से इस एग्जाम में नेगेटिविटी आ रही है, अगर आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपको बोल रहे हैं कि आपसे ये एग्जाम नहीं होगा, तो मे बी थिंक अगेन। बट जो फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हैं, जो फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करते हैं, यू मस्ट टॉक टू देम, टू योर पेरेंट्स, टू योर रिलेटिव्स, friends, cousins, anyone. And Telegram channel Garima Lohia UPSC AIR2, if you search it on Telegram, it's there. And इसका link मेरे official account पर भी है. I have only one official account on Instagram. इसके अलावा I am not on Twitter. It's all fake account if you are following. I am not on Facebook. It's again all fake account. I am only on Instagram, only on Telegram. This is it. And ठीक है, I'll see if there are any other questions. And so the next question is कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन तैयारी करें? See, I think coachings and all have already covered कि क्या important है क्या नहीं, but even if you are taking any crash course or course, I would prefer online over offline, क्योंकि हमेशा आने जाने का टाइम सेव होता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज भी I did it online, क्योंकि मुझे लगा वो कम्यूट करने का टाइम मैं सेव कर सकती हूँ, उसमें मैं कुछ और पढ़ सकती हूँ, और क्योंकि इतना सुविधा है हमारे पास ऑनलाइन सब कुछ कर लेने का, तो आई ऑलवेज प्रेफर्ड ऑनलाइन थिंग्स ओवर ऑफलाइन। बट प्रीलिम्स के लिए मैंने लास्ट ईयर जो एक नई चीज की थी वो था सिमुलेटर मॉक देना। तो बहुत सारे कोचिंग्स है जो आपको आई थिंक 100 या 200 रुपीज चार्ज करके 2 पेपर देने का ऑप्शन देते हैं एक दिन में। आप एकदम सेम UPSC की तरह जा करके
आप सुबह 9 टू 11 उसी टाइमिंग में वो पेपर दे दें और 2 घंटे के ब्रेक के बाद सीसैट देकर आएँ। आई थिंक आपका दिमाग काफ़ी शार्प होता है उससे, बिकॉज़ यू गेट टू नो कि एग्ज़ैक्टली मुझे किस टाइम पर अपने दिमाग को मोस्ट एक्टिव रखना है और कितना टाइम मिलेगा उस गैप में, हाउ कैन आई प्रिपेयर। So I think that becomes very very important. तो आप वो simulator mocks for both prelims and mains practice कर सकते हैं, and that is available at a very minute charge, 100-200 रुपीज लगते हैं उसके लिए। आपको जाकर के बहुत सारे districts available होते हैं जहाँ पर आप जाकर के ये दे सकते हैं। And फियर ऑफ आंसर राइटिंग एक बार को तब जाने लगेगा जब आपने थोड़ी प्रेपरेशन कर ली हो। आप पिछले टॉपर्स की आंसर शीट्स, आंसर कॉपीज को पढ़े कि वो कैसे पढ़ते थे। आप वही सेम क्वेश्चन आप पहले अपने दिमाग में सोचे कि मैं इसमें क्या लिखूंगा, एंड देन आप उस टॉपर के आंसर देखे, क्या उसने किस तरीके से लिखा, उन्होंने कैसे इंट्रोड्यूस किया, उसमें डायग्राम कैसे यूज किया, एंड देन आप अपने आप को कंपेयर करें। 4-5 क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से यू हैव ट्राइड टू इम्प्रूव योर आंसर्स। ओके, आई थिंक कॉमर्स ऑप्शनल के लिए पीपल आर आस्किंग मी स्पेसिफिक क्यूरीज, तो कॉमर्स ऑप्शनल की एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी अदर क्यूरी, तो कॉमर्स ऑप्शनल के लिए मैं एक अलग सेशन कर सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सबके लिए यूजफुल होगा ये सेशन। मेंस के लिए मैंने फोरम आईएएस पर मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, दैट्स इट। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कमी रह गई थी, मैंने सीसेट पर बिल्कुल फोकस नहीं किया था। मैंने सीसेट के 5 पिछले पेपर्स दिए थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ नहीं किया था सीसेट के लिए। एंड मैंने जीएस में भी करंट अफेयर्स पर बहुत फोकस किया था। मैं अपने स्टैटिक को वीक रखा था, स्टैटिक को कॉम्प्रोमाइज करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा करंट अफेयर्स किए थे। तो आई थिंक ये गलती थी जो मैंने की। तो सीसैट के लिए आई वुड से कॉम्प्रहेंशन पर आप फोकस कर सकते हैं, विच इज थ्रू यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की। रीजनिंग पर फोकस करें, एंड मैथ्स के वो चैप्टर्स, जैसे कि अगर आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो ये वाले चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करें। एंड best book for CSAT, I think I have a book from Arihant Publications. There's also a book from Unique Publications. आप दोनों में से कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, both were good. And रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का सोर्स ओनली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर कॉम्प्रहेंशंस, ओनली यूपीएससी के ऑफिशियल आंसर की, दैट इज इट आई डिड फॉर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। एंड हाउ टू राइट अ गुड आंसर, आई थिंक गुड आंसर का मतलब यही होता है कि आप जो कहना चाह रहे हैं मैंने वो सुन लिया, एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट गुड आंसर के लिए ये है कि जो भी उसमें पूछा गया है और जितना पूछा गया है मैंने बस उतना लिखा। इट लेट्स से उसमें कॉजेस, इफेक्ट एंड वे फॉरवर्ड तीनों चीजें पूछी गई, पर मैंने 1.5 पेज में सिर्फ कॉजेस लिखे, एक लाइन में इफेक्ट लिखा और एक लाइन में वे फॉरवर्ड लिखा। तो आपने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल तो किया, पर इनअप्रोप्रिएटली फुलफिल किया। तो आप उसको समझे कि आप इंट्रोडक्शन देते हैं, कॉजेस को हाफ पेज में, इफेक्ट को हाफ पेज में, लेट्स से वे फॉरवर्ड को रिमेनिंग हाफ पेज में कवर करते हैं। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई थिंक वे फॉरवर्ड मतलब ये प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया कि लेट्स से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ये प्रॉब्लम्स है या फिर पीडीएस की ये प्रॉब्लम्स है, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस रोल में जाना चाहते हैं वो है एक प्रॉब्लम सॉल्वर। तो एक अपने आंसर में प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग दिखाने की कोशिश करनी है। वो कैसे होगा, जब आपने उसको अच्छे से पढ़ा है कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, और जब आपने सोल्यूशन पढ़ लिया तो आप उस सोल्यूशन को मेंशन करके भी जरूर आए, 2 लाइंस में, 3 लाइंस में। आई थिंक पॉइंट फॉर्मेट में आंसर राइटिंग थोड़ा बेटर होता है एज कम्पेयर टू पैराग्राफ राइटिंग, एंड पॉइंट्स भी बुलेट बनाने से बेटर है 1 2 3 लिख करके पॉइंट फॉर्मेट में आंसर करना। एंड व्हाट एल्स, how to manage coaching classes plus optional as well as self study. आई थिंक जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है आप उसको आकर के रिवाइज करें। एंड तो ऑप्शनल को कब पढ़ना है वो टाइमलाइन पर डिपेंड करता है। मतलब जैसे कि इनिशियली आप ऑप्शनल को करें फॉर फर्स्ट 6 months, लेकिन जब जनवरी आ जाता है तो आई थिंक जनवरी ऑनवर्ड्स प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना सेफ होता है। जनवरी ऑनवर्ड्स आप प्रीलिम्स का पढ़े, तब आप ऑप्शनल को थोड़ा कम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक मेरे जो भी नोट्स थे मैंने अपलोड किए हैं, जो भी बाकी के नोट्स हो गए आई विल ट्राई टू स्कैन इट एंड अपलोड। एंड अपार्ट from this, if there is anything else, I'll probably try to take another session, but this is it. All the best everyone. Thank you. I think I had a really wonderful session. Thank you and all the best.